हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज अपन अपना जो थर्ड टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड में, यानी कॉलॉइडल विलयन का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। तो पहले अपन ने पढ़ा था ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा, दूसरा अपन ने पढ़ा था केमिकल मेथड के द्वारा, और तीसरा अपन पढ़ रहे हैं पेप्टिकरण यानी कि पेप्टाइजेशन। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। यानी इस पे क्वेश्चन आता है पेप्टाइजेशन पे, है बहुत आसान, ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों देखो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे बात करें अपन। व्हेन सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, देन प्रेसिपिटेड particle splits into colloidal size particle. This process is called peptization. ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पास नोट्स लिखे हुए हैं, मैं वैसे बता देता हूं कि जब कोई भी ताजा बने हुए अवक्षेप के ऊपर, अवक्षेप क्या होता है सभी जानते होंगे, ताजा बने हुए अवक्षेप पर कंडीशन क्या, ताजा बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। कोई उचित वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो अवक्षेप के जो कण होते हैं वो कोलाइडी कणों के आकार में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं, ठीक है। अब इसको अपन डायग्राम से समझें तो देखो एक डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई पात्र है और इस पात्र में, ठीक है, यहां पर ताजा बना हुआ कोई अवक्षेप है। अवक्षेप कैसे बनता है? जब कोलाइडी विलयन खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। जैसे आप देखते हो कि मान लीजिए कि दूध है, दूध में आपने नींबू डाल दिया, दूध फट चुका है, अब उसमें बॉटम में आपको दूध के पार्टिकल जमे हुए नजर आएंगे, ऊपर पानी तैरता हुआ नजर आएगा, तो आप कह सकते हो कि वो पीपीटी है यानी कि अवक्षेप है। तो ठीक इसी टाइप से किसी भी सब्सटेंस का अगर अपन देखें तो यहाँ पर ताजा बना हुआ कोई अवक्षेप है, ठीक है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अभी ये पानी के अंदर अवक्षेप जो है ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण पेंदे में यानी कि बॉटम में भरा हुआ है, यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। आपने कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया और अब ये कण ऑटोमेटिक ही टूट टूट करके सारे पानी में घुलने लग जाएं, ऐसा होने लग जाए, यानी कि यहाँ पर ताजा बने हुए अवक्षेप के कण कोलाइडी कणों के आकार में टूट करके एक दूसरे से अलग अलग हो गए, बिखर गए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? कोलाइडी विलयन बन जाएगा उस अवक्षेप का जो यहाँ पर पड़ा हुआ था। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कि पेप्टिकरण हो गया या पेप्टाइजेशन हो गया। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन पेप्टाइजेशन कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग या पेप्टाइजेशन एजेंट भी कह सकते हैं अपन, या पेप्टाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं, दोनों करेक्ट है, ठीक है। पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। देखो फिर आपको इसको किस तरह से लिख सकते हो फ्लो चार्ट की फॉर्म में, यानी फ्रेशली प्रेसिपिटेट मटेरियल जो है आपके पास प्रेसिपिटेट है, ताजा बना हुआ अवक्षेप, इलेक्ट्रोलाइट। देखो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो अपन मिलाते हैं उसका नाम यहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक है, पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टिकारक, यानी जो जिस काम को करता है। वैसे जो कल परसों अपन ने पढ़ा था, कुछ सब्सटेंस अपन बाहर से मिलाते हैं उनका नाम क्या होता है? स्टेबलाइजर। क्यों? क्योंकि वो काम क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या काम कर रहा है? पेप्टाइजेशन का काम कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेप्टाइजिंग एजेंट। जैसे लाइसेंस बनाने वाले का क्या नाम होता है? लाइसेंस का एजेंट, ठीक है। पासपोर्ट वाले का क्या नाम होता है? पासपोर्ट एजेंट। तो पेप्टाइजिंग एजेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। हिंदी में पेप्टिक कारक बोल देंगे इसको। तो ये पेप्टाइजिंग एजेंट मिला दिया, तो यहाँ पर पेप्टाइजेशन की प्रक्रिया हुई और आपका क्या बन गया? कोलाइडी विलयन यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बन चुका है। तो पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अपन पढ़ भी क्या रहे हैं? कोलाइडी विलयन को बनाने के तरीके, बनाने की विधियां, तो पेप्टाइजेशन भी एक उसी का पार्ट है। अब आगे अपन बात करते हैं, अगला हेडिंग है हमारा, इसी के अंदर छोटा सा हेडिंग है, वो क्या है? देखो पेप्टिकरण का कारण, मतलब क्या कारण है कि पेप्टाइजेशन होता है, क्यों होता है? कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, पेप्टिकरण का कारण, कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता क्या है,
freshly prepared precipitate adsorbed common ions on डियर सरफेस, वो अपनी सतह पर क्या करता है, कॉमन आयन का एड्जॉर्प्शन कर लेता है। ड्यू टू दिस repulsion take place between same charged particles and precipitate particles splitted out into colloidal particle। ठीक है, एग्जाम में भी आपको यही समझाना पड़ेगा कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन 2 नंबर में आया, तो देखो कारण क्या होता है ना, ताजा बना हुआ जो पीपीटी आपने लिया था उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोलाइट के 2-4 ड्रॉप मिलाए। इलेक्ट्रोलाइट में आपको कल मैंने बताया था, डबल डिकम्पोजिशन वाला तरीका बताया था मैंने आपको। उसमें क्या होता है कि कॉमन आयन का एड्जॉर्प्शन हो जाता है। कॉमन आयन का जैसे एड्जॉर्प्शन होगा तो सभी पार्टिकल पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, और जब सभी पार्टिकल पे एक जैसा चार्ज होगा, ये बहुत सारे पार्टिकल्स है पास हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ पर कौन सा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि समान चार्ज इक्वल चार्ज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और यहाँ पर ये कोलॉइडल लिमिट में टूट जाएंगे, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे अपन बात करें फेरिक हाइड्रोक्साइड को, जब अपन रिएक्शन कराते हैं FeOH3 की FeCl3 पर, ठीक है, ये आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है फ्रेश पीपीटी है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, ताजा उशेप है। ये आपका क्या है, पेप्टाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर FeCl3 और FeOH में से कॉमन आयन कौन है, Fe, तो यहाँ पर FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड की सरफेस पे FeCl3 में से Fe+3 जो है वो एड्सॉर्ब हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है, +3Cl-1 बन गया, ठीक। अब ये कॉमन आयन जो एड्सॉर्ब हुआ इसके वजह से क्या बना है पर पॉजिटिव, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। फिर और अपन बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जांपल अपन लिखेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है आपके पास, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ताजा बना हुआ अवक्षेप है, उसके ऊपर क्या होगा, उबेनिस्ट आयन जो भी होगा उसका अधिशोषण कर लेता है, ठीक है, अधिशोषण कर लेता है ताजा बना हुआ अवक्षेप उबेनिस्ट आयन का। उबेनिस्ट का मतलब दोनों में जो कॉमन है, तो जो भी उबेनिस्ट आयन होता है, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, पॉजिटिव आयन या आयन जो भी हो, तो उस चार्ज का सभी पे डोमिनेंस होगा, मतलब वो चार्ज सभी पर होगा, तो सभी पर एक जैसा चार्ज होगा, तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, रिपल्शन होगा वहां पर, और इस तरीके से सब घुल जाते हैं, ठीक। अब बात करें जैसे एग्जांपल नंबर 2, ठीक है।
AgCl की बात करते हैं, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, इसमें AgNO3 मिला दूं, AgCl ताजा यानी फ्रेश, PPT है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवक्षेप। ये कौन है? पेप्टाइजिंग एजेंट है। दोनों में कॉमन आयन क्या है बेटा? Ag। तो जो अवक्षेप है, याद रखना, इसको कॉमन आयन मत दे देना आपकी, ये इसमें से ले लेगा, नहीं, अवक्षेप लेगा, PPT लेगा, तो AgCl क्या करेगा? Ag प्लस का अपनी सरफेस पे क्या कर लेगा? एडजॉर्प्शन। तो ये भी क्या बन गया? पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ AgCl। ठीक, ऐसे एक और एग्जांपल ले लो आप, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, AlOH3, इस पर AlCl3, तो ये तो आ गया PPT आपका, ये हो गया पेप्टाइजिंग एजेंट। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का जब अपन यहां पर करवाएंगे, और यहां पर सब जगह आप क्या लिखोगे? पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन प्रोसेस का नाम एरो पे लिखते हैं, ठीक है, पेप्टिकरण मतलब यहां पे लिखना है आपको, ठीक है, अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक मैनर्स है ये। तो यहां पर क्या होगा? PPT कौन है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन आयन क्या है? Al+3। इसको तोड़ना तो आता है होगा इलेक्ट्रोलाइट को आपको, तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया, किसका? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो प्रिपरेशन है वो पूरा पढ़ लिया है। आज ये पेप्टाइजेशन खत्म हो गया। पेप्टाइजेशन आएगा कि पेप्टिकरण क्या होता है, ठीक, और पेप्टिकरण को उदाहरण से समझाइए, तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेके बता सकते हो। उसमें लिखना है सबसे पहले आपको कि पेप्टिकरण क्या होता है, कि भाई ताजा बना हुआ जो अवक्षेप होता है उस पर समान आवेश होने के कारण जब विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो उसमें से कॉमन आयन को वो ले लेता है और उसके कारण स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, तो इससे पेप्टिकरण कहते हैं। कारण में अलग से बताना है, पेप्टिकरण की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल बताने हैं आपको, ठीक। अब पेप्टिकरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के आते हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन आया आपके पास, एक मान लीजिए AlCl3 की जल से अभिक्रिया पर कोलॉइडी विलयन का निर्माण होता है या नहीं। When AlCl3 react with H2O, then colloidal solution formed or not, ठीक है, कोलॉइडी विलयन बनेगा या नहीं बनेगा जब AlCl3 की अपन वाटर से रिएक्शन कराएंगे। तो सोच के बताओ फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लेवल का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बताओ पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो देखो सॉल्यूशन की बात करें, जैसा कह रहा है वैसा कर लेते हैं। AlCl3 है, इसकी वाटर से रिएक्शन करवा दी HOH से, तो क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर 3 आएगा, तो यहां पे 3 आएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, Al+3 होता है, यहां भी Al+3 है, तो 3 OH है, तो यहां बैलेंस कर दो, प्लस क्या बन जाएगा? 3HCl बन गया। अब देखो ये क्या आपका PPT है, यानी कि अवक्षेप है, AlOH3। जब AlCl3 एक्सेस में लिया जाए, वापस रिएक्शन करा देते, कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन कर लेगा AlOH3, Al+3 का, तो अपन क्या बोलेंगे? यस, ये कोलॉइडल बन गया ना सॉल्यूशन, यस, कोलॉइडल सॉल्यूशन कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ AlOH3 इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन में पूछा था कि बनता है नहीं बनता, तो बनेगा बिल्कुल। देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा कि वाटर से अभिक्रिया करवाओ, करवा दी। वाटर से अभिक्रिया करवाने के बाद बचा क्या, वो देख लिया।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl बना। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से तो आपको अभी एग्जांपल भी लिया था अपन ने, तो आपको समझ में आता ही होगा। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा पेप्टाइजेशन पूरा होता है भाई। बच्चों अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि पेप्टाइजेशन पे बेसिस है ना, मतलब पेप्टाइजेशन पे आधारित एक क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द चार्ज, एक स्टेटमेंट है ये समझ लीजिए आप, ठीक है। द चार्ज ऑन कोलोइडल सॉल्यूशन इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज टेकन, यानी कि अपन जब कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते समय जो भी सब्सटेंस लेते हैं उस पर निर्भर करता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। इस स्टेटमेंट की एक्सप्लेन करना, आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। तो देखो ये क्वेश्चन फिक्स है, कभी कभार पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जिसमें AgNO3 जो है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, इसको पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, KBr का एक्वास सॉल्यूशन है, AgNO3 का एक्वास सॉल्यूशन है, दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो लाइट येलो कलर का, हल्का पीला कलर का PPT AgBr का प्राप्त हो जाएगा आपको और KBr बन जाएगा। अब अपन दो सिचुएशन ले लेते हैं यहाँ पर, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीजें मेरे पास, एक तो एक AgNO3 है और एक KBr है, तो इन दोनों को लेके तो अपन ने PPT बनाया ना। तो अगर अपन एक काम करते हैं, एक बार इसको अधिक मात्रा में ले लेते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं, एक बार इसको एक्सेस में ले लेते हैं और देखते हैं कि देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आता है। अगर इसको लेने से कोई दूसरा चार्ज आता है और इसको लेने से कोई दूसरा चार्ज आता है, तो ये बात प्रूव हो जाएगी, ये बात सिद्ध हो जाएगी कि कोलोइडल सॉल्यूशन पर जो चार्ज आता है वो लिए गए पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज टेकन, कौन सा सब्सटेंस का अमाउंट ज्यादा लिया जा रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, देखो अब केस फर्स्ट, व्हेन AgNO3 इज टेकन इन एक्सेस, भाई अमाउंट की बात कर रहे हैं ना अपन, एक का अमाउंट एक्सेस में कर लेते हैं, तब क्या होगा, AgBr PPT है आपका, AgNO3 के एक्सेस में लिया तो दोबारा रिएक्शन करेगा। जो चीज एक्सेस में होती है, कल डबल डिकम्पोजिशन में समझाया था, वो दो बार रिएक्शन करती है। तो यहाँ पर AgNO3 लिया, ये तो खत्म ही हो चुका है। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये एक्सेस में है, तो दोबारा रिएक्शन करेगा। तो इसमें कॉमन आयन कौन है, Ag+, तो ये Ag+ का अपने सतह पर क्या कर लेगा, एड्सॉर्प्शन कर लेगा, उस हिसाब से बनेगा पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे केस में आप इसको खत्म कर देते हैं, इसको कह देता है कि एक्सेस में ले लिया, अपन मान लेते हैं। तो अपन ने मान लिया कि KBr क्या है, एक्सेस के अंदर है, तो उस कंडीशन में कॉमन आयन क्या हो जाएगा, AgBr और KBr के बीच में Br-। अब देखो कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा बना, नेगेटिव चार्ज वाला, क्योंकि Br कौन सा आवेश रखता है, ऋण आवेश, तो नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि AgBr का जो कोलोइडल सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, AgNO3 और KBr को मिलाने पर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि AgNO3 को ले रहे हो आप अधिक मात्रा में या KBr को ले रहे हो। यानी लिए गए पदार्थ की मात्रा इस बात का डिसीजन करेगी, लिए गए पदार्थ की मात्रा इस बात का निर्णय करेगी कि कौन सा आवेश आएगा। अगर इसको लिया तो ज्यादा लिया तो पॉजिटिव आ रहा है, इसको लिया तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यही सिद्ध करना था अपन को, यही तो एक्सप्लेन करना था विद एग्जांपल। तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया कि जो चार्ज है कोलोइडल सॉल्यूशन पे वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है जो कि वहां पर लिया जाता है पर्टिकुलरली। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक बार और बता देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो कोलोइडल सॉल्यूशन आप बना रहे हो उस कोलोइडल सॉल्यूशन पर कौन सा चार्ज आएगा, ये
लिए गए पदार्थ के यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। जिस सब्सटेंस को आप एक्सेस में लोगे उसी सब्सटेंस का रोल होगा कि कौन सा चार्ज आएगा। हमने यहाँ पर AgBr के साथ एक बार AgNO3 को एक्सेस में ले लिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक बार अपन ने KBr को एक्सेस में ले लिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी सब्सटेंस का अमाउंट जो एक्सेस में ले रहे हैं उसको बदलने से चार्ज भी बदल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये प्रूव होता है कि जो चार्ज है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर ही डिपेंड करता है, और ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब बच्चों अपन ने प्रिपरेशन पूरा कर लिया, आगे चल के क्या पढ़ेंगे देखो, एक जनरल सी बात है, आपको भी आइडिया लग रहा होगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला आगे देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई कॉलॉइड क्या होता है, ठीक। फिर हमने पढ़ा कि कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन। फिर हमने पढ़ा कि ये प्रिपेयर कैसे होता है, बन कैसे जाता है। अब जब कोई चीज बन गई है तो उसका क्या करोगे, जैसे घर में है ना चाय बन गई, चाय बनने के बाद आप क्या करते हो, छानते हो ना, फिर ही पीते हो। तो अपन बात करेंगे अब इसके प्यूरिफिकेशन की, यानी कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण, जो कि अगला टॉपिक होगा हमारा, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। अगले वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।